उत्तर पूर्व, अद्भुत, रोमांचक और मनोहारी, उसकी छटा को समेटती रेडियो डायरी, जिसके पन्ने खुलते हैं हर रविवार शाम 5:30 बजे गोल्ड पर। पूर्वोत्तर डायरी। पूर्वोत्तर भारत के 8 राज्य अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा अपनी अनोखी सांस्कृतिक परंपराओं, त्योहारों और कला के लिए विशेष पहचान रखते हैं। और पूर्वोत्तर डायरी कार्यक्रम के जरिए हमारा मकसद है कि इन राज्यों की परंपरा, कला, संस्कृति और समाचारों से आपको हर सप्ताह अवगत करवाएं। तो आज भी फिर हम आपके बीच उपस्थित हैं पूर्वोत्तर डायरी का ये नया अंक लेकर। मैं हूं कमल प्रजापति। श्रोताओं, हम कार्यक्रम की शुरुआत में आइए इन राज्यों की कुछ विशेषताओं से आपको रूबरू करवाते हैं। इन 8 राज्यों की मुख्य विशेषताओं पर आज अगर हम नजर डालें तो प्रकृति की गोद में बसे अरुणाचल प्रदेश की सबसे पहले हम बात करते हैं। 26 से अधिक जनजातियां इस राज्य में रहती हैं। यहाँ के लोसर और सोलुंग जैसे त्योहार कृषि जीवन से जुड़े हुए हैं और यहाँ पर मोनपा और अपरसानी जैसे जनजातीय समूह अपने कपड़ों और हस्तशिल्प के लिए प्रसिद्ध हैं। असम की अगर हम बात करें तो असम की संस्कृति का मुख्य आधार असम का लोक संगीत और नृत्य है। यहाँ का बिहू नृत्य खासकर वैशाखी के समय होता है और पूरे राज्य में धूमधाम से मनाया जाता है। असम की चाय बागान भी देश भर में प्रसिद्ध हैं और यहाँ के कामाख्या मंदिर की धार्मिक मान्यता बहुत महत्वपूर्ण है। अब हम मणिपुर की बात करें तो मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य रासलीला भगवान कृष्ण के कथाओं से प्रेरित है और राज्य के सांस्कृतिक धरोहर का ये एक प्रतीक है। इसके अलावा मणिपुर पोलो खेल का उद्गम स्थल भी माना जाता है। इसे यहाँ सगोल कांगजेई कहा जाता है। मेघालय अपने प्रकृति और संगीत के प्रेम के लिए जाना जाता है। यहाँ के खासी, गारो और जयंतिया जनजातियों की वांगला और शादसुख मिनसीम जैसी परंपराएं बहुत खास हैं। चेरापूंजी और मोसिनराम जैसे जगहों के बारे में तो आपने सुना ही होगा। ये दुनिया के सबसे अधिक वर्षा वाले स्थानों में शामिल हैं। अगर हम मिजोरम की बात करें तो मिजोरम की संस्कृति में सामूहिक जीवन और समुदाय का विशेष महत्व है। यहाँ का चिराव नृत्य, जो कि बांस का नृत्य होता है, मिजो लोगों की एक विशेष पहचान है और यहाँ के घरों में बुनाई और हस्तकला की परंपरा पीढ़ियों से चली आ रही है। नागालैंड अपनी अनूठी जनजातीय और रंग बिरंगे त्योहारों के लिए प्रसिद्ध है। हॉर्नबिल महोत्सव, जो त्योहारों का त्योहार यानी फेस्टिवल्स ऑफ फेस्टिवल कहा जाता है, जहां राज्य की 16 से अधिक जनजातियां अपनी कला, नृत्य और व्यंजन पेश करती हैं। इसी तरह से सिक्किम भी अपनी बौद्ध संस्कृति और प्राकृतिक सुंदरता के लिए मशहूर है। यहाँ के रामटेक मठ और सागा दावा पर्व में बौद्ध धर्म की गहरी झलक मिलती है। सिक्किम के कंचनजंगा पर्वत को राज्य का संरक्षक माना जाता है और ये स्थान ट्रैकिंग के शौकीनों के बीच खासा संबंध पर प्रकाश डाला। इंसानों और जानवरों के प्यार पर आपने कितनी सारी फिल्में देखी होगी, लेकिन एक रियल स्टोरी इन दिनों असम में बन रही है। असम में तिनसुकिया जिले के एक छोटे से गांव बारेकुरी में मोरान समुदाय के लोग रहते हैं और इसी गांव में रहते हैं हुलॉग गिबन, जिन्हें यहां होलो बंदर कहा जाता है। हुलॉग गिबन्स ने इस गांव में ही अपना बसेरा बना लिया है। आपको जानकर आश्चर्य होगा, इस गांव के लोगों का हुलॉग गिबन के साथ बहुत गहरा संबंध है। गांव के लोग आज भी अपने पारंपरिक मूल्यों का पालन करते हैं, इसलिए उन्होंने वो सारे काम किए जिससे गिबन्स के साथ उनके रिश्ते और मजबूत हो। उन्हें जब ये एहसास हुआ कि गिबन्स को केले बहुत पसंद है, तो उन्होंने केले की खेती भी शुरू कर दी। इसके अलावा उन्होंने तय किया कि गिबन्स के जन्म और मृत्यु से जुड़े रीति रिवाजों को वैसे ही पूरा करेंगे जैसा वे
अपने लोगों के लिए करते हैं। उन्होंने गिबन्स को नाम भी दिए हैं। हाल ही में गिबन्स को पास से गुजर रहे बिजली के तारों के कारण मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। ऐसे में इस गांव के लोगों ने सरकार के सामने इस मामले को रखा और जल्द ही इसका समाधान भी निकाल लिया गया। मुझे बताया गया है कि अब ये गिबन्स तस्वीरों के लिए पोज भी देते हैं। एक पेड़ माँ के नाम इस अभियान के तहत राज्य में 5 लाख से अधिक पौधे लगाए गए हैं। आइजोल के डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर और अभियान के नोडल ऑफिसर वानलाल नूनपुई एचमार ने आकाशवाणी से खास बातचीत की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद मिजोरम सरकार ने वृक्षारोपण के लिए बड़े प्रयास किए हैं। उन्होंने बताया कि एक पेड़ माँ के नाम अभियान 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर राज्य में शुरू किया गया था। वानलाल नूनपुई ने कहा कि इस अभियान की शुरुआत से अब तक 5 लाख से अधिक नए पौधे लगाए जा चुके हैं। उन्होंने ये भी कहा कि वृक्षारोपण की रिपोर्ट आज भी आती रहती है और पेड़ की कई किस्में इसमें लगाई जा रही हैं। वे मिजोरम की मिट्टी और पर्यावरण के लिए सबसे उपयुक्त पौधे हैं। Hello, this is Walal Nunpui Mar, DFO Forest Extension Division. I am happy to say that Mizoram is taking a very enthusiastic role in planting trees under the Ek Ped Ma Ke Naam campaign. Till date, it has been reported that more than 5 lakh trees have been planted across the state. And these photographs have been uploaded, and the uploading of photographs and video is still ongoing. This is not the sole initiative of the EFNCC department Mizoram, but a collective effort of all other government departments, schools, colleges, NGOs, and village councils, as well as the public. Furthermore, it is worthy to mention that School Education Department has extensively contributed towards the success of this ongoing Ek Ped Ma Ke Naam campaign. ये उल्लेख करना भी यहाँ बहुत जरूरी है कि मिजोरम का वनावरण भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत के हिसाब से सबसे अधिक है। ये 84.53% है। सरकार के विभिन्न विभागों, स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों, गैर सरकारी संगठनों, गांव के स्थानीय परिषदों और विभिन्न समुदायों ने अभियान की सफलता के लिए उत्साह और लगन से भाग लिया। अरुणाचल प्रदेश के लोहित जिले में पहला वॉकरो बटरफ्लाई मीट 18 और 19 अक्टूबर को कॉमलोंग टाइगर रिजर्व और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आयोजित किया गया। इस मीट में 205 से ज्यादा तितलियों की प्रजातियां दर्ज की गई। वॉकरो वैली नेचर क्लब ने इस मीट का आयोजन किया था। ये आयोजन कामलांग टाइगर रिजर्व के साथ मिलकर आयोजित किया गया था। इसमें असम, दिल्ली, तमिलनाडु, बेंगलुरु जैसे राज्यों से लोग आए हुए थे। इस मीट की सबसे बड़ी उपलब्धि ये थी, इसमें ग्रीन स्ट्राइप्ड पामर प्रजाति की खोज हुई थी। ये प्रजाति अरुणाचल प्रदेश में पहले कभी दर्ज नहीं की गई थी। अन्य दुर्लभ तितलियों की प्रजातियों की अगर बात करें तो इसमें कोलम्बाइन ब्राउन प्रिंस, ग्रीन एंड व्हाइट ड्रैगन टेल, रेड स्पॉटेड स्मूथ और गोल्डन बर्डविंग ऐसी प्रजातियां शामिल हैं। इन प्रजातियों ने कॉमलोंग टाइगर रिजर्व में तितलियों को उनके प्राकृतिक आवास में देखा। ये मीट प्रकृति की सुंदरता का जश्न मनाने के साथ संरक्षण और जागरूकता बढ़ाने के लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण रही। इससे स्थानीय पर्यटन शिक्षा को भी बढ़ावा मिला। ये आयोजन तितलियों तक ही सीमित नहीं था, इसमें समुदाय, युवा और स्थानीय छात्र भी जुड़े। कॉमलोंग वैली नेचर क्लब के युवाओं ने इसे कम संसाधनों के साथ आयोजित किया था। वन विभाग का भी इसमें सहयोग रहा। इन युवाओं का प्रकृति संरक्षण के प्रति समर्पण इस आयोजन की सफलता में बहुत महत्वपूर्ण है। ये 2 दिवसीय आयोजन समुदाय के पर्यावरण संरक्षण में जोड़ने की दिशा में एक बड़ा कदम साबित हुआ है। ये मीट अरुणाचल प्रदेश की प्राकृतिक धरोहर को बढ़ावा देने का एक वार्षिक उत्सव बन गया है। चौबीस अक्टूबर की सुबह तवांग के खूबसूरत पहाड़ी शहर में
दूसरे इंटरनेशनल तवांग मैराथन का आयोजन किया गया। ये इवेंट यूनाइटेड नेशंस डे के साथ मनाया गया था। इस मैराथन का आयोजन अरुणाचल प्रदेश सरकार और भारतीय सेना ने मिलकर किया। इस साल मैराथन में 4,580 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। इनमें 1,199 महिलाएं थीं, 27 भारतीय राज्य और 2 विदेशी मित्र देशों ने इसमें अपना हिस्सा निभाया। खास बात ये रही कि मुंबई से आए 80 साल के धावक भी इस दौड़ में शामिल हुए। ये दिखाता है कि हर उम्र के लोगों की रुचि इस आयोजन में रही। इस कार्यक्रम में अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री और गजराज कोर के ऑफिसर कमांडिंग भी इसमें शामिल हुए थे। उन्होंने प्रतिभागियों के साथ दौड़ लगाई और एकता और सहयोग की भावना को मजबूत किया। ये मैराथन पूर्वी हिमालय की सुंदर वादियों में आयोजित की गई थी। प्रतिभागियों ने खड़ी चढ़ाइयों और तेज ढलानों से गुजरकर इस दौड़ को सफल बनाया, जिससे उनकी सहन शक्ति की कड़ी परीक्षा हुई। ऊंचाई वाले इस इलाके में दौड़ना चुनौतीपूर्ण रहता है, लेकिन रास्ते में तवांग के मनमोहक नजारे सभी के लिए खास अनुभव बन गए। ये इवेंट सिर्फ दौड़ तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि इसने क्षेत्र की अर्थव्यवस्था और संस्कृति को भी बढ़ावा दिया है। हजारों प्रतिभागियों और पर्यटकों ने अपनी उपस्थिति देकर स्थानीय व्यवसायियों, विशेषकर पर्यटन होटलों को इससे लाभ पहुंचाया। तवांग को एक बेहतरीन एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में प्रस्तुत किया गया। साथ ही इस कार्यक्रम ने क्षेत्र की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर को भी प्रस्तुत किया। पर्यटकों को मोनपा समुदाय की परंपराओं और जीवन शैली से करीबी से जुड़ने का भी इस कार्यक्रम के माध्यम से अवसर मिला। इस मैराथन ने स्थानीय लोगों, भारतीय सेना और सरकार के बीच रिश्तों को और मजबूत किया। आयोजन में मिलीजुली भागीदारी ने अरुणाचल प्रदेश के लोगों, भारतीय सेना के बीच गहरे संबंधों को इसमें दर्शाया। दूसरे इंटरनेशनल तवांग मैराथन के सफल समापन के साथ तवांग ने खुद को वैश्विक मैराथन के नक्शे पर स्थापित कर लिया है। ये शहर अब रोमांच, संस्कृति और सामुदायिक भावना का प्रमुख केंद्र बनता जा रहा है। श्रोताओं, ये तो थी इस सप्ताह की कुछ गतिविधियां और समाचार। अब चलते हैं अपने संवाददाताओं के पास और जानते हैं कि क्या कुछ खास उनके पास समाचार और गतिविधियां हैं। सबसे पहले हम अरुणाचल प्रदेश ही चलते हैं। अरुणाचल प्रदेश के वोलोंग जिले में लड़े गए 1962 के भारत चीन युद्ध में शहीद हुए वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए 62वें वोलोंग दिवस को मनाया जा रहा है। महीने भर तक चलने वाले वोलोंग दिवस इस महीने की 17 अक्टूबर से शुरू होकर अगले महीने तक 14 नवंबर तक चलेगा। इस मौके पर भारतीय सेना पूरे महीने के अलग अलग कार्यक्रम को आयोजित कर रही है। आइए अपने संवाददाता से विस्तार से इस बारे में जानते हैं। अरुणाचल प्रदेश के वालोंग में लड़े गए 1962 के भारत चीन युद्ध में शहीद हुए वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए 62वें वालोंग दिवस मनाया जा रहा है। महीने भर चलने वाली वालोंग दिवस इस महीने की 17 अक्टूबर से शुरू होकर अगले महीने 14 नवंबर तक चलेगा। इस मौके पर भारतीय सेना पूरे महीने कई अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन करेंगे। वालोंग का यह ऐतिहासिक युद्ध 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान लड़ा गया था। यह वर्तमान अरुणाचल प्रदेश के वालोंग के पास लड़ा गया था। युद्ध में भारतीय सैनिकों ने सीमित संसाधनों और कम संख्या होने के बावजूद चीनी सेना की बढ़त को लगभग 1 महीने तक रोक रखा। यह युद्ध 21 अक्टूबर 1962 को शुरू हुआ, जब चीनी सेना ने भारतीय मोर्चे पर पहले हमला किया। कठिन पहाड़ी इलाकों का फायदा उठाते हुए भारतीय सैनिकों ने चीनी सेना की रफ्तार को धीमा करने के लिए कई जाल बिछाए और छापामारी की। हालांकि 16 नवंबर तक भारी क्षति और आपूर्ति की कमी के कारण भारतीय सैनिकों को पीछे हटने का आदेश मिला। चीनी सेना ने वालोंग पर कब्जा कर लिया, पर भारतीय सेना के वीरतापूर्ण प्रतिरोध ने उनके अभियान को काफी हद तक धीमा कर दिया था। महीने भर चलने वाली इस साल की 62वें वालोंग दिवस के अंतर्गत
अरुणाचल प्रदेश में भारतीय सेना ने एक 3 दिवसीय साइकिलिंग एक्सपीडिशन का आयोजन किया, जो गुरुवार को सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस अभियान को 21 अक्टूबर को अरुणाचल प्रदेश की उप मुख्यमंत्री चाउना मेन ने गोल्डन पगोडा नामसाई से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। इसे अरुणाचल प्रदेश सरकार और नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड निपको के सहयोग से आयोजित किया गया था। इस अभियान में भारतीय सेना के 62 साइकिल सवारों के साथ पुणे से आए प्रतिभागियों और स्थानीय लोगों ने हिस्सा लिया, जिन्होंने 251 किलोमीटर की यात्रा पूरी की। इन 3 दिनों में साइकिलिंग टीम ने कामलांग नगर टाइगर रिजर्व, वाक्रो और परशुराम कुंड जैसे जगहों से होते हुए यात्रा की। इस यात्रा के दौरान टीम ने हाइलियांग के स्थानीय समुदाय के साथ बातचीत की, एडवेंचर टूरिज्म को बढ़ावा दिया और स्वास्थ्य एवं फिटनेस के महत्व को भी रेखांकित किया। साइकिल सवारों ने लोहित नदी के किनारे से होते हुए वालोंग के गांव से होकर अंजाव जिले की नमती में अपनी यात्रा का समापन किया। पूर्वोत्तर डायरी के लिए मैं राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, ईटानगर। 20 अक्टूबर से शुरू हुआ 4 दिवसीय नॉर्थ ईस्ट शतरंज टूर्नामेंट 23 अक्टूबर को संपन्न हो गया है और राजधानी गंगटोक के जनता भवन में इस विशेष टूर्नामेंट का आयोजन हुआ और इस टूर्नामेंट में उत्तर पूर्वी राज्यों के खिलाड़ियों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। सिक्किम राज्य को पहली बार नॉर्थ ईस्ट शतरंज टूर्नामेंट की मेजबानी करने का अवसर मिला था। आइए इस टूर्नामेंट की सफल आयोजन के बारे में विस्तार से हमारे संवाददाता से जानते हैं। 4 दिवसीय नॉर्थ ईस्ट टीम शतरंज टूर्नामेंट 23 अक्टूबर को संपन्न हो गया। राजधानी गांगटोक के जनता भवन में आयोजित इस टूर्नामेंट में उत्तर पूर्वी राज्यों के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। सिक्किम राज्य को पहली बार नॉर्थ ईस्ट टीम शतरंज टूर्नामेंट की मेजबानी करने का अवसर मिला। समापन कार्यक्रम में दक्षिण एशियाई शतरंज परिषद के अध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार मुख्य अतिथि थे, जबकि सिक्किम अखिल भारतीय शतरंज महासंघ के अध्यक्ष नितिन नारंग विशिष्ट अतिथि थे। दक्षिण एशियाई शतरंज परिषद के अध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार ने कहा कि पूर्वोत्तर राज्यों ने बहुत कम समय में शतरंज के खेल में काफी विकास और प्रगति की है। उन्होंने बताया कि नॉर्थ ईस्ट चैंपियनशिप सिक्किम से शुरू हो गई है। ये नॉर्थ ईस्ट टीम चैंपियनशिप तो पहली बार शुरू हुआ है नॉर्थ ईस्ट में, लेकिन नॉर्थ ईस्ट चैंपियनशिप पहले से होता रहा है और सिक्किम ने भी पहले नॉर्थ ईस्ट चैंपियनशिप किया है। नॉर्थ ईस्ट टीम चैंपियनशिप पहली बार हो रहा है और वो सिक्किम से ही शुरू हुआ है। और जहाँ तक नॉर्थ ईस्ट की बात है तो यदि हम तुलनात्मक रूप से देखें तो पीछे के 10 सालों में नॉर्थ ईस्ट ने चेस में बहुत प्रोग्रेस किया है और अभी आप देख सकते हैं कि नॉर्थ ईस्ट से अभी 2 IM भी निकल के आए आसाम से। और यदि सिक्किम की बात करूं तो 10 साल में सिक्किम शतरंज ने बहुत लंबा सफर तय किया और तब जब यहाँ पहाड़ों में खिलाड़ी नहीं होते थे शतरंज के, जब 2-4 खिलाड़ियों के साथ महेंद्र जी ने यहाँ शुरुआत की थी, तो तब से एक पूरी जनरेशन तैयार हो गई है यहाँ पर। और आज आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे बच्चे चेस में, सैकड़ों बच्चे चेस में इनरोल हैं और दर्जनों चेस कोचेज यहाँ अपना समय दे रहे हैं। विविध स्कूलों में वो बच्चों को चेस सिखला रहे हैं। तो नॉर्थ ईस्ट में यदि सिक्किम की बात करूं तो जितनी तेजी से सिक्किम चेस फ्लोरिश हुआ है और गेम का स्टैंडर्ड जितना यहाँ बढ़ा है, तो निश्चित रूप से हम उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले समय में सिक्किम से बहुत अच्छे खिलाड़ी निकलेंगे, क्योंकि बहुत अच्छे बच्चे यहाँ खेल रहे हैं और बहुत छोटे छोटे बच्चे यहाँ चेस खेल रहे हैं। तो नॉर्थ ईस्ट के जितने स्टेट है उनमें अगर आप देखें तो असम, सिक्किम, त्रिपुरा और ये दोनों तीनों स्टेट तो बहुत तेजी से आगे आए हैं। इसके अलावा भी बाकी के जो स्टेट हैं वो भी अच्छा कर रहे हैं। मणिपुर नॉर्थ ईस्ट में पहले कभी बहुत आगे हुआ करता था जब वहाँ इमोचा और मिताई जैसे खिलाड़ी हुआ करते थे, लेकिन आज के समय में असम और सिक्किम जैसे स्टेट ज्यादा अच्छा कर रहे हैं, त्रिपुरा अच्छा कर रहा है और अभी वर्तमान में मेघालय भी बहुत अच्छा करना शुरू किया है। चेस इन स्कूल का प्रोजेक्ट मेघालय ने भी शुरू किया और गवर्नमेंट का भी उनको काफी सपोर्ट है और अभी उन्होंने एक वर्कशॉप रखा है। मेघालय में एक वर्कशॉप चल रहा है, गवर्नमेंट के सहयोग से चल रही है, जिसमें उनका एक प्लान है कि मेघालय के सभी विद्यालयों में वो चेस कोचेज को इनरोल करेंगे और
चेस ट्रेनिंग इम्पार्ट करेंगे। और इसके अलावा यदि हम नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल की बात करें तो मिजोरम में भी मिजोरम चेस एसोसिएशन काफी काम कर रही है। और अभी मैं गया था फरवरी में मिजोरम भी, और देखा मैंने वहाँ भी छोटे बच्चे स्कूल लेवल के टूर्नामेंट हो रहे हैं, अच्छा वहाँ भी लोग काम कर रहे हैं। ऑब्वियसली पहाड़ों में शतरंज करना चुनौतियां तो काफी हैं, लेकिन इसके बावजूद जितने भी नॉर्थ ईस्ट के हमारे राज्य हैं उनके स्टेट चेस एसोसिएशन ने जितना काम किया है वो बहुत ही हाईली अप्रिशिएबल है। और विशेषकर मैं तो चाहूंगा कि सिक्किम को आप रोल मॉडल माने कि पहाड़ों में चेस को किस तरह डेवलप करना है। इन्होंने निश्चित रूप से एक पैरामीटर बनाया है। सिक्किम शतरंज एसोसिएशन के अध्यक्ष महेंद्र ढकाल ने कहा कि शतरंज खेल की शुरुआत 2 या 4 शतरंज खिलाड़ियों के साथ हुई थी, लेकिन अब कई शतरंज खिलाड़ी सिक्किम राज्य में पैदा हुए हैं। उन्होंने संभावना जताई कि आने वाले दिनों में सिक्किम राज्य शतरंज के खेल में कई उपलब्धियां हासिल करेगा। कहा जाता है कि पूर्वोत्तर राज्यों में सिक्किम ने शतरंज के खेल में सबसे अधिक विकास किया है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि मौजूदा हालत में सिक्किम के साथ साथ मेघालय राज्य ने भी शतरंज के खेल में काफी प्रगति की है। हालांकि हिमालयी राज्य में शतरंज की शुरुआत करना मुश्किल है, लेकिन सिक्किम ने शतरंज के खेलों में रोल मॉडल बनकर देश के लिए एक मिसाल कायम की है। वहीं सिक्किम शतरंज एसोसिएशन के महासचिव महेंद्र ढकाल ने बताया कि 4 दिवसीय शतरंज प्रतियोगिता में असम राज्य पहले, अरुणाचल प्रदेश दूसरे और मेघालय तीसरे स्थान पर रहा। उन्होंने कहा कि पहले राज्य को 2 लाख, दूसरे को 1.5 लाख और तीसरे को 1 लाख रुपया दिए जाएंगे। जैसे कि उन्होंने आगे बताया, सिक्किम को कोई पुरस्कार नहीं मिल सका क्योंकि सिक्किम राज्य के प्रमुख खिलाड़ी किन्हीं कारणों से टूर्नामेंट में भाग नहीं ले सके। उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि 8 राज्यों में सिक्किम राज्य 6ठे स्थान पर रहा है। आकाशवाणी पूर्वोत्तर डायरी के लिए गांतोक से मैं दीदीराम दुलाल। पर्वों की भूमि नागालैंड अपने वार्षिक हॉर्नबिल फेस्टिवल के लिए जानी जाती है और हॉर्नबिल फेस्टिवल 2024 के लिए तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। ये नागा हेरिटेज विलेज किसामा में आयोजित किया जाएगा। हर बार भारत के सबसे जीवंत सांस्कृतिक उत्सवों में गिना जाने वाला ये एक फेस्टिवल है और हर साल इस महोत्सव की बड़ी धूम होती है और ये 10 दिन तक त्योहार मनाया जाता है, इसलिए इसे फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल यानी त्योहारों का त्योहार भी कहा जाता है। और इस फेस्टिवल को हर साल दिसंबर महीने में मनाया जाता है। आइए जानते हैं कि हॉर्नबिल फेस्टिवल क्या होता है और किस तरह से नागालैंड में इसे धूमधाम से मनाया जाता है। अपने संवाददाता की ये विस्तृत रिपोर्ट सुनते हैं। पर्वों की भूमि नागालैंड अपने वार्षिक हॉर्नबिल फेस्टिवल 2024 के लिए तैयार हो रहा है, जो नागा हेरिटेज विलेज किसामा में आयोजित किया जाएगा। ये भारत के सबसे जीवंत सांस्कृतिक उत्सवों में से एक है। हर साल इस महोत्सव को बड़े धूमधाम से 10 दिनों तक मनाया जाता है, इसलिए इसे फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स यानी त्योहारों का त्योहार भी कहा जाता है। इस साल का हॉर्नबिल फेस्टिवल 1 दिसंबर से शुरू होगा और इस बार सिल्वर जुबली समारोह मनाया जाएगा। नागालैंड सरकार ने इस बार वेल्स को देश का एक प्रमुख भागीदार बनाया है। नागालैंड राज्य अपने सबसे बड़े उत्सव हॉर्नबिल फेस्टिवल की मेजबानी के लिए जोर शोर से तैयारियां कर रहा है। इन तैयारियों की देखरेख मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक मंत्री स्तरीय समिति कर रही है। उत्सव के अनुभव को और बेहतर बनाने के लिए हेरिटेज विलेज में बुनियादी ढांचे का नवीनीकरण हो रहा है। साथ ही अक्टूबर के आखिरी सप्ताह और नवंबर के तीसरे सप्ताह में दीमापुर से किसामा तक के क्षेत्रों को साफ सुथरा और सुंदर बनाने के लिए बड़े पैमाने पर योजनाएं बनाई गई हैं। इसी बीच मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने हॉर्नबिल फेस्टिवल के 25वें संस्करण के लिए वेल्स के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिससे वेल्स इस बार का साझेदार देश बनेगा। ये समझौता अक्टूबर के पहले सप्ताह में वेल्स की मुख्यमंत्री की आधिकारिक यात्रा के दौरान किया गया, जो किसी भी भारतीय मुख्यमंत्री की वेल्स की पहली आधिकारिक यात्रा भी थी। हॉर्नबिल फेस्टिवल की शुरुआत साल 2000 में कोहिमा में एक छोटे से 3 दिवसीय कार्यक्रम के रूप में हुई, पर अब ये उत्सव नागालैंड के लिए एक प्रमुख पर्यटन कार्यक्रम बन गया है और इसे 10 दिनों तक मनाया जाता है। इन 10 दिनों के दौरान आगंतुक आदिवासी जीवन, पारंपरिक भोजन, खेल, संगीत और नृत्य के साथ स्थानीय हस्तशिल्प और वस्त्रों की सुंदरता का आनंद ले सकते हैं। ये महोत्सव न केवल भारत में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बहुत लोकप्रिय है। हर साल दुनिया भर से लोग इस सांस्कृतिक उत्सव का हिस्सा बनने के लिए नागालैंड आते हैं। कोहिमा से असुनुओं की रिपोर्ट के साथ पूर्वोत्तर डायरी डेस्क से मैं सरफिरोजी।
तो श्रोताओं, आज के अंक को हम यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है आज का अंक आपको पसंद आया होगा। अपनी प्रतिक्रिया हम तक जरूर पहुंचाइएगा। आप हमारी ईमेल आईडी नोट कर लें। ईमेल आईडी है airnsdtalks@gmail.com। हमारा व्हाट्सएप नंबर भी नोट कर लें 9289094044 9289094044। अब कमल प्रजापति को इजाजत दीजिए। अगले सप्ताह आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार। आलेख व संकलन कमल कुमार प्रजापति, तकनीकी सहायक दानिश जैदी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।